नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 19 जुलाई। जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। संघ मोदी का नाम लेकर इमरान ने एक बार फिर से चुनावी हथकंडा। पीओके में खुद को बताया कश्मीरियों का ब्रांड एम्बेसडर। जी हाँ, पीओके में एक बार फिर से गिड़गिड़ाया इमरान खान संघ का नाम लेकर। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, भारत को बदनाम करने की साजिश। न्यूज़ क्लिक नाम की वेबसाइट ने चीन से लिए हैं पैसे लेकर चलाया एजेंडा। बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी अपने ही देश में समझिए कैसी कैसी वेबसाइट चल रही हैं। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, इंजीनियरिंग की मौत से आग बबूला हुआ चाइना। सीपीसी प्रोजेक्ट से निकाले गए सभी पाकिस्तानी। एयर स्ट्राइक की भी चेतावनी पाकिस्तान को दे डाली है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और इस बीच चौथी बड़ी खबर, निचता पद उतर आया पाकिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान को निर्देश दिया है कि भारतीय जितने भी अड्डे हैं निवेश वाले, उन सबको बर्बाद करो। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान के लिए। इस बीच अगली अपडेट बताएंगे, कहीं बाढ़ से बर्बादी तो कहीं गर्मी से हाहाकार। वैज्ञानिकों ने कहा आएगी तबाही, दुनिया में कोई सुरक्षित नहीं है, कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा चैलेंज। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून समेत आएगा तो योगी ही। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। मनोहर राणा को करारा जवाब दिया, संसद सत्र चलने वाला। तो एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से भी लड़ेगा और चीन और पाकिस्तान को भी करारा जवाब देगा, इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दर्शक, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। आरएसएस मोदी का नाम को इमरान खान ने बताया चुनावी हथकंडा। खुद को कश्मीरियों को बताया ब्रांड। को बदनाम करने की फिराक में रहने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अब चुनावी रैलियों में भी आरएसएस और मोदी का नाम अलापने लगे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि यहाँ सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को कश्मीरियों के ब्रांड एम्बेसडर तक बता दिया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार पीओके के बाग इलाके में पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए खान ने दावा किया है कि भाजपा और आरएसएस की विचारधारा ने भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि इस विचारधारा ने केवल मुसलमानों नहीं बल्कि सिख, ईसाइयों के अलावा अनुसूचित जातियों तक को भी निशाना बनाया है। उन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर में अत्याचार तेज होने का दावा करते हुए आर्टिकल 370 को निरस्त करने के पीएम मोदी सरकार के फैसले को भी आलोचना की है। और इस बीच खान ने आगे सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीरियों के ब्रांड एम्बेसडर होने का दावा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। कुरान का हवाला देते हुए पाकिस्तान के पीएम ने कहा है कि वो दुनिया भर में कश्मीरियों के मामले को उनके राजदूत और वकील के रूप में उठाते रहेंगे। इमरान खान का ये भाषण 25 जुलाई को पीओके में होने वाले आगामी चुनाव के बीच आया है। बढ़ते कर्ज और खराब आर्थिक रिकॉर्ड के बीच खान ने अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पीटीआई के आर्थिक मॉडल पर भी चीन द्वारा अपनाए गए ह्यूमैनिटी फर्स्ट दृष्टिकोण की सराहना की है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा उसने पीओके को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और संघ पर हमला बोला है। सीधा पीएम मोदी और संघ पर उसने हमला बोला। दरअसल पाकिस्तान में अगर बात करें, पीएम मोदी और संघ का इतना दहशत है कि जैसे ही इमरान खान संघ और पीएम मोदी का नाम लेता है वैसे ही पाकिस्तानी एकजुट होते हैं। जी हाँ, ये सच्चाई है, एकजुट हो जाते हैं। पाकिस्तान के जितने भी मूल्य हैं वो सब एकजुट हो जाते हैं। उनको लगता है कि मानो अब देश में सबसे बड़ी समस्या उनकी भूखमरी, उनकी बेरोजगारी और वहाँ बढ़ती महंगाई नहीं, सबसे बड़ी समस्या मोदी है। और यही कारण है कि वो सब एक हो जाते हैं। तो ये इसी तरीके से इमरान खान उनसे खेलता है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, भारत को बदनाम करने की साजिश। न्यूज़ क्लिक वेबसाइट ने चीन से पैसे लेकर चलाया एजेंडा। जी हाँ, दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया है कि वामपंथी न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक के खिलाफ जांच में उनके हाथ कई अहम सबूत मिले हैं। दरअसल ईडी ने कहा है कि फिलहाल न्यूज़ क्लिक वेबसाइट के नियमों का उल्लंघन करते हुए 10 करोड़ रुपए का एफडीआई अवैध तरीके से हासिल किया गया है। ईडी ने जांच के आधार पर खुलासा करते हुए कहा है कि इस न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक के प्रमोटर्स ने श्रीलंका, क्यूबा मूल के एक कारोबारी जिनके तार चीन से जुड़े हुए हैं के साथ करार किया था और नियमों के खिलाफ जाकर कई करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चलने वाली कंपनी को एफडीआई हासिल करने के लिए उस कंपनी के सीईओ का भारतीय नागरिक होना जरूरी है और कंपनी के सभी विदेशी कर्मचारी जो 60 दिनों की अवधि से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना ज़रूरी होता है। लेकिन न्यूज़ क्लिक ने इन नियमों का उल्लंघन किया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस लेन देन के कारोबारी नेवल राज सिंघम के द्वारा किया गया
गया है, जो कि श्रीलंका, क्यूबा का मूल रूप का है और उसका चीन से गहरा रिश्ता है। और कारोबारी नेवले राय सिंघम ने PPK न्यूज़ क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को फंड मुहैया कराया है और इसके लिए WWM का रास्ता अख्तियार किया है। और भारत सरकार ने सितंबर 2019 में डिजिटल न्यूज़ सेवा में 26% विदेशी निवेश को मंजूरी दी थी। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगली अपडेट लेते हैं। इंजीनियरिंग की मौत से आग में भूला हुआ चाइना से PAC प्रोजेक्ट से निकाले गए सभी पाकिस्तानी, एयर स्ट्राइक तक की दी चेतावनी। जी हाँ, पाकिस्तानी कहते हैं कि पहाड़ों से ऊंची और महासागरों से गहरी है चीन और पाकिस्तान की दोस्ती, लेकिन पाकिस्तान में 9 चीनी इंजीनियरें क्या मारे गए। चीन ने पाकिस्तान के नाकों में दम कर लिया। चीन फिलहाल पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है और चीन ने अपने इंजीनियर के मारे जाने का बदला लेते हुए CPEC प्रोजेक्ट का काम रोक दिया है और चीन ने धमकी दी है कि वो कभी भी पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। और इसके साथ ही पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही है कि चीन ने दशु दल विद्युत परियोजना का काम भी रोक दिया है, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक बस में हुए बम विस्फोट में 9 चीनी इंजीनियर मारे गए थे, जिसके बाद चीन ने सख्त एक्शन लेते हुए दसू जल विद्युत परियोजना का काम रोक दिया है। चाइना गेझोवा ग्रुप कंपनी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के हिस्से के रूप में देखा जाता है। अब आप समझिए कि पाकिस्तानियों को CPEC से बाहर निकाल फेंक दिया है चाइना ने। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर नीचता पर उतर आया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान को दिए भारतीय निवेश को बर्बाद करने के निर्देश। जी हाँ, दरअसल जबकि ये साबित हो गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान को खुले तौर पर पाकिस्तान समर्थन दे रहा है, तालिबान के साथ पाकिस्तानी सेना के जवान भी अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तब रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपने लड़ाकों को निर्देश दिया है कि वो अफगानिस्तान में उन ठिकानों पर हमला कर बर्बाद कर दे जिनका निर्माण भारत ने कराया है। दरअसल अफगानिस्तान से रिपोर्ट आ रही है कि तालिबान के लड़ाके वाले पाकिस्तान सैनिकों को ISI ने निर्देश दे दिया है। ISIS ने निर्देश दिया है कि वो अफगानिस्तान में निर्माण कार्यों को निशाना बनाने की कोशिश करे जिनका निर्माण कार्य भारत ने करवाया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान में करीब $3 अरब का निवेश किया है। दरअसल ये निवेश भी नहीं है और ये अफगानिस्तान के विकास में भारत का योगदान है। इस निवेश के बदले भारत का हित नहीं जुड़ा है। इन पैसों से भारत ने अफगानिस्तान के अंदर संसद भवन का निर्माण कराया, तो कई बांध और बिजली को लेकर योजनाएं और सड़कों का भी निर्माण भी भारत सरकार ने करवाया है। पिछले 20 सालों में भारत सरकार ने अफगानिस्तान में डिलराम से जारंग सलमा बांध के बीच 218 किलोमीटर के हाईवे का भी निर्माण कराया है। वहीं 2015 में भी अफगानिस्तान संसद का लोकार्पण भी कराया। तो इसे कई निर्माण कराए हैं। अगली अपडेट, कहीं बाढ़ से बर्बादी, कहीं गर्मी से हाहाकार। वैज्ञानिकों ने कहा आएगी तबाही, दुनिया में अब कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। जी हाँ, यूरोप के कुछ सबसे अमीर देश इस हफ्ते अस्त व्यस्त हो गए। जर्मनी और बेल्जियम में पिछले 100 सालों में ऐसा संकट नहीं आया है जैसा पिछले 1 हफ्तों में आया है। दर्जनों नदियाँ ओवरफ्लो हैं, शहरों में कई फीट पानी भर गया है। जर्मनी के बड़ी आबादी खतरे में है और हजारों लोग लापता। यूरोपीय देशों में विनाश की इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को सन्नाटे में ला दिया है। तो दूसरी तरफ अमेरिका और कनाडा में इस बार जितनी गर्मी पड़ रही है उतनी गर्मी आज तक नहीं पड़ी। अमेरिका और कनाडा में गर्मी और लू की वजह से सैकड़ों लोग मारे गए हैं। कनाडा में कई समुद्री तटों पर पानी इतना गर्म हो गया है कि लाखों समुद्री जानवरों की उबलने की से मौत हो गई है। इस घटना में अब आप आश्चर्य कर सकते हैं, लेकिन ये घटनाएं पूरी तरीके से सच है। लिहाजा वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया है कि प्रकृति के साथ इंसानों ने जो किया उससे अब हर कोई खतरे में आ गया है। तो ये हालत हो चुकी है दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग भी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगली अपडेट लेते हैं। तालिबान ने कर दी खटिया खड़ी, पाकिस्तान आर्मी का हुआ सांप छछूंदर जैसा हाल। जी हाँ, दरअसल तालिबान को पालना पाकिस्तान को भयानक स्तर पर भारी पड़ गया है। अफगानिस्तान संकट का डायरेक्ट असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है और पाकिस्तान आर्मी सांप छछूंदर जैसा हालत में फंस गई है। पाकिस्तान की आर्मी ने कहा है कि अफगानिस्तान में हालात हैं उसकी वजह से पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं हो रही हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने कहा है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान में लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान सैनिकों पर हमले हो रहे हैं और इसकी वजह अफगानिस्तान के हालात हैं।
पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने ही तालिबान को न सिर्फ जन्म दिया बल्कि उसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जो सांप को पालता है सांप उसे भी नहीं बख्शता है। आज पाकिस्तान का यही हाल हो रहा है। पिछले 15 दिनों में पाकिस्तानी आर्मी के कई बड़े अधिकारियों को मारा गया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कई आतंकी हमले हुए हैं और जिस हमले से पूरी पाकिस्तान सरकार घुटने पर आ गई है वे हैं चीन के इंजीनियरों पर हुआ आतंकी हमला। खैबर पख्तूनख्वा में चीन के इंजीनियरों को ले जा रही बस पर हमले में 9 इंजीनियर मारे गए हैं और जिसके बाद पाकिस्तान पर चीन भयानक भड़क गया है। तो ये हालत है, CPEC से भी निकाल दिया है और अब चीन खास करके तालिबान में ये हालत हो चुकी है कि तालिबान पूरी तरीके से पाकिस्तान की मुश्किलें खड़ी कर दे रहा है और अटैक पे अटैक भी तालिबान किए जा रहा है। अगले अपडेट, अंतरिक्ष में रचा गया इतिहास, पहली बार नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उगाए मिर्ची। जी हाँ, दरअसल अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर धीरे धीरे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने पर काम किया जा रहा है। ऐसे में अब अंतरिक्ष में मिले मिर्च से ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नासा ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में मिर्च सफलतापूर्वक मिर्च का उगा लिया है। नासा ने चिली प्लांट हैबिटेट फॉर अध्ययन के लिए 48H मिर्च का एक बैच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया जो 5 जून को SpaceX कार्गो जहाज ऑर्बिटर पर पहुंचा है। लगभग 1 महीने के बाद लाल और हरी मिर्च में वहां इजाफा होने लगा है। स्पेस में भेजे गए बीज इस समय फलते फूलते दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है और कहीं ना कहीं अपने आप में एक कदम आगे बढ़ चुका है। अगली अपडेट, शिवसेना ने किया योगी की जनसंख्या नियंत्रण नीति का स्वागत। संजय राउत बोले नीतीश से समर्थन वापस ले BJP। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण पर योगी आदित्यनाथ के मसौदे का स्वागत किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री को इस कदम के लिए बधाई दी जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने चुनावी फायदे के लिए इसे पेश नहीं किया जाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिल का विरोध करने पर राउत ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार कानून का विरोध करते हैं तो भाजपा को नीतीश कुमार के साथ सरकार समर्थन वापस ले लेना चाहिए। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के एक साथ वापस आने की अफवाह के बीच संजय राउत ने लिखा है कि बिहार और यूपी दोनों को अधिक जनसंख्या के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। लोगों को पलायन करना पड़ता है। लोग आजीविका की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। शरीके की बातें कहकर उन्होंने टाला है लेकिन हलचल तेज है। अगली अपडेट, भ्रष्टाचार मामले में अनिल देशमुख पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। नागपुर में पुश्तैनी घरों पर भी हुई छापेमारी। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके पुश्तैनी घरों पर भी छापेमारी कर दी है। ईडी ने 100 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में ये कार्रवाई कर दी और नागपुर जिले के विहाबरी के कटौला इलाके में स्थित उनके घर पर छापेमारी की। आपको बता दें कि इनमें कुछ दिन पहले ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता देशमुख की 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया था। रविवार सुबह करीब 7 बजे ईडी के 6 कर्मी सीआरपीएफ जवानों की एक टीम के साथ देशमुख के दोनों घरों पर पहुंचे और तलाशी अभियान भी शुरू किया था। अगले अपडेट, चुनाव यूपी में चुनावी माहौल के बीच मायावती का बड़ा दांव। बीएसपी करेगी ब्राह्मण सम्मेलन, अयोध्या से होगा इसका आगाज। यूपी में विधानसभा चुनाव से लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी को मजबूत करने में जुट गई हैं। मिशन 2022 को लेकर ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए दांव खेलने की तैयारी चल रही है। बसपा ब्राह्मणों को मंडलीय सम्मेलन करने जा रही है और इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपेगी। इसकी शुरुआत अयोध्या से 23 जुलाई से हो रही है। सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या में मंदिर दर्शन से ब्राह्मणों को साधने की कवायद शुरू करेंगे। जिससे पहले चरण में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में सम्मेलन किए जाएंगे। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती मिशन 2022 को लेकर इन दिनों संगठन को दुरुस्त करने में जुट गई हैं और बसपा सुप्रीमो ने विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ संगठन के काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश दे दिया और इस बूथ गठन की जिम्मेदारी पहले जिलाध्यक्ष देख रहे थे। मायावती ने अब मुख्य सेक्टर प्रभारियों को भी इसका काम सौंप दिया। अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, तीसरी लहर से पहले अलर्ट। यूपी में एंटर सख्त, मुंबई और दिल्ली सहित यूपी से आने वालों के लिए नया दिशा निर्देश जारी। जी हाँ, कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए योगी सरकार अभी सतर्कता बरत रही है। इसी के तहत राज्य सरकार कोरोना प्रभावित राज्यों से यूपी आने वालों के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट या फिर दोनों डोज वैक्सीन लगवाए जाने के प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य करने जा रही है।
दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है, इसके साथ जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाए। ये भी कहा गया है कि ट्रेन, हवाई जहाज व बस आदि से यूपी आने वाले कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जांच शुरू की जाए। विशेषज्ञों ने भविष्य के आकलन पर विशेष ध्यान दिया है। 4 करोड़ टीका लगाने वाला यूपी पहला राज्य है, मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, मानसून सत्र कई बिल पास कराने की तैयारी में केंद्र, विपक्ष कोविड महंगाई के मुद्दे पर मुखर, किसान भी पहुंचेंगे संसद। दरअसल सोमवार से संसद के मानसून सत्र को आगाज होने वाला है। मानसून सत्र से एक दिन पहले रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों के नेताओं से बैठक की है। इस मानसून सत्र में सरकार 2 वित्तीय विधेयक सहित 31 विधेयक को पास कराने की तैयारी में है। हालांकि इस बार के मानसून सत्र में काफ़ी हंगामे होने के आसार हैं। विपक्षी सांसद केंद्र सरकार को किसान आंदोलन, राफेल डील, भ्रष्टाचार, महंगाई, तेल के दामों में बढ़ोतरी, कोरोना की टीकों की कमी और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को इस सर्वदलीय बैठक में कहा है कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र में बहस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए स्वस्थ और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें, मुनव्वर राणा, जी हाँ, मुनव्वर राणा ने कहा अगर योगी सरकार जीती तो यूपी छोड़ देंगे। भाजपा ने कहा योगी आदित्यनाथ आने जा रहे हैं, मुनव्वर राणा जी आप यूपी छोड़ दीजिए। जी हाँ, सत्ता में आएगी योगी सरकार। दरअसल भाजपा ने मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि 2022 में सरकार में चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए उन्हें किसी दूसरे राज्य में घर ढूंढ लेना चाहिए। मुनव्वर राणा को मुनव्वर राणा ने कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ फिर से सत्ता में आए तो यूपी से बाहर कोलकाता में बस जाएंगे, यानी बंगाल वाली ममता बनर्जी के गृह राज्य में। अब इसी के बाद बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी ने ट्विटर के जरिए लिखा है कि मुनव्वर राणा का कहना है कि योगी जी की दोबारा सत्ता वापसी पर वो यूपी में नहीं रहेंगे। अब आप ही बताइए मुनव्वर राणा के लिए कौन सा शहर, राज्य बेहतर होगा। सियासी शायर अब उन्होंने कह दिया कि सत्ता में वापसी होने जा रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से सुझाव देना ना भूलें। तो दोस्तों बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आप